हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस एग्जाम हम में। देखो बेटाओ, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2। हमारी जो 10th क्लास साइंस है उसका चैप्टर नंबर 2, अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एवं साल्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम और हाफ ईयरली में। लगभग सारे क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज या छोटे क्वेश्चन आए ना, वो सारे यहीं से आएंगे। अगर आपने इन सारे क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया तो इसके बाद में पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा। हम यहाँ पर एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ थ्योरिकल चीजों की भी बात करते हुए चलेंगे ताकि आपके पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज हो जाए। तो आप बिल्कुल बने रहें। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दे ताकि जल्दी से जल्दी आकर वो हमसे जुड़ सके और एमसीक्यूज है उनका लाभ उठा सके। तो शुरू करते हैं हम आप आज के सेशन को। आपको बेटा ये जो सारे आंसर है कमेंट बॉक्स में देने हैं। आपको एक निश्चित समय मिलेगा, उस समय से पहले पहले आपको सारे आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे देने हैं। देखते हैं किसके कितने सही क्वेश्चंस होते हैं, किसकी तैयारी कितनी होती है, अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है। बेटा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए आपको ये सारी चीजें तैयार करनी है, क्योंकि लगभग अगले महीने से आप सभी की जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग फरवरी लास्ट वीक से आपके ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अपनी तैयारियों में बिल्कुल जुटे रहे, तरीके से पढ़ते रहे। शुरू करते हैं आज के सेशन को। बात करते हैं अपन अम्ल क्षार और लवण से संबंधित क्वेश्चनों की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए बेटा। यदि कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, यदि कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा। कोई विलियन किसको, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो इसका पीएच मान क्या होगा। सबसे पहले तो अपन को यह पता होना चाहिए कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है। देखो आपने पढ़ा था एक तो अम्ल के बारे में, एक पढ़ा था अपने क्षार के बारे में। मैंने अम्ल में आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको अनिल याद रख लेना है। अनिल का मतलब हो गया जो अम्ल है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो क्षार में इसका उल्टा हो जाएगा कि ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला। ये लाल को नीला करता है और ये क्या करता है, नीले को लाल करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है, लाल लिटमस पत्र को नीला। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षार करता है। और आपने पढ़ा होगा क्षार का जो पीएच मान है 7 से 14 के मध्य होता है। ठीक है, 7 से 14 के मध्य। अपना फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए बेटा, क्या आंसर आएगा। क्षार का पीएच मान 7 से 14 है तो 1 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 7 से अधिक होना चाहिए। 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 10। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 10। यानी संभवतः इन चारों ऑप्शन में से इसका पीएच मान संभवतः कितना होगा, 10 होगा। ऐसा विलियन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो आपको ध्यान रखना है लाल को नीला क्षार करता है 7 से 14 के बीच में, तो अपने पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर द या डी। ठीक है, आगे देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन। फटाफट से बेटा क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ए भी लिख सकते हो या ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या है, कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इस विलियन में क्या होगा, NaCl, HCl, LiCl या KCl। इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, फटाफट से अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। अच्छा थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ये कह रहा है कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच। ध्यान रखना अंडे का जो पिसा हुआ कवच है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, इससे अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। यह भी ध्यान रखना चूने के पानी को दुधिया करने वाली गैस कौन सी है, CO2। चूने के पानी को दुधिया करने वाली गैस कौन सी है, CO2। तो अपने यहां हो जाएगा कि धातु कार्बोनेट किससे अभिक्रिया करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। तो आपने अम्ल के रासायनिक गुणधर्मों में पढ़ा होगा कि जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, जल बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो इनमें से अम्ल कौन सा है, HCl। कौन सा है, HCl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2 बी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर
थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन को पूर्णतः उदासीन कर देता है। ये कह रहा है NaOH का कितना 10 ml, ठीक है, HCl का कितना 8 ml को क्या कर देता है उदासीन। अब ये कह रहा है NaOH के उसी विलियन का 20 ml लें। ये कह रहा है अगर NaOH को कितना ले लें 20 ml, तो ये कह रहा है HCl की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। जल्दी से अपना आंसर कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए 4 ml, ऑप्शन ब है 8 ml, ऑप्शन स है 12 ml और ऑप्शन द है 16 ml। फटाफट से बेटा अपना आंसर कमेंट कीजिए कि क्या आंसर आना चाहिए इसका, ए बी सी या डी। क्या ऑप्शन ए आएगा या बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। ठीक है, देखो बेटा NaOH का कितना है 10, HCl कितना कर रहा है 8 ml ही 10 ml को उदासीन कर रहा है। अब यहाँ अपन NaOH की मात्रा कितनी कर रहे हैं डबल, तो HCl की कितनी मात्रा लेनी होगी डबल, तो कितना हो जाएगा 8 का डबल 16। ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 16 ml। ठीक है, आगे देखिए बेटा, एपच का उपचार करने के लिए, एपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अगर हमारे एपच की स्थिति हो जाती है, उधर में एसिडिटी हो जाती है, अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, सीधी सा बात है एपच का कारण क्या है, एपच का कारण क्या है अत्यधिक अम्ल। अत्यधिक अम्ल आपने पढ़ा होगा, हमारे आमाशय में जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो एपच की स्थिति हो जाती है। तो एपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी है एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी है एंटीएसिड और ऑप्शन डी है एंटीसेप्टिक। फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी एंटीएसिड। एंटीएसिड भी कह सकते हैं बेटा, हिंदी में आपको प्रति अम्ल लिखा हुआ मिल सकता है, प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। और मुख्यतः एंटीएसिड के रूप में अपन किसका उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH की होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रति अम्ल या दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। किस विलियन में किस आयन के निर्माण के कारण, ऐसा कौन सा आयन का निर्माण होगा जिसके कारण पदार्थ की प्रकृति कैसी हो जाएगी अम्लीय। फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ए Cl माइनस, बी है H प्लस, सी है OH माइनस 7 और डी है SO4 माइनस 2। यहाँ OH माइनस ही है, OH माइनस मान लो। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। आपने अम्ल के गुण पढ़े होंगे, उसमें याद होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, पीएच मान 7 से कम होता है और जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं H प्लस आयन। तो आंसर क्या आ जाएगा बी, H प्लस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है अम्लीय होती है। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन, हमारा उदर सामान्यतः कौन सा अम्ल उत्सर्जित करता है। हमारा उदर, ठीक है, हमारा उदर या आमाशय, हमारे आमाशय में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का क्या नाम है। ऑप्शन ए है H2SO4, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है HNO3 या ऑप्शन डी NaOH। फटाफट से बेटा अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या आंसर आएगा। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपने बायो में भी पढ़ा होगा और सेकंड चैप्टर में भी अगर आपने ढंग से पढ़ा है। बेटा अगर अब तक आपने सेकंड चैप्टर से संबंधित वीडियोस नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे साइंस एग्जाम हब के यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में जाकर, केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट में जाकर आप सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर जो भी है उसका कंप्लीट अध्ययन कीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जैसे ही आप वहां से वीडियो देख के आएंगे ना, आपको इनको दोबारा से सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप देखते ही इनका आंसर बताओगे। और मैं कह रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग प्रत्येक साल एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको इनको ढंग से तरीके से करना है, ठीक है, अच्छे से याद करना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा HCl अम्ल। हमारा उदरिया जो आमाशय है कौन सा अम्ल उत्सर्जित करता है
HCl अम्ल उत्सर्जित करता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तनु अम्ल, तनु अम्ल से क्रिया करके कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करता? तनु अम्ल से क्रिया करके कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करता? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी है चूना, ऑप्शन सी है चूना पत्थर और ऑप्शन डी है मीठा सोडा। फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए कि इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है या कौन सा तनु अम्ल है जो इनसे क्रिया करके CO2 उत्पन्न नहीं करेगा। आपने पढ़ा होगा अम्ल है वो किससे क्रिया करता है? जब CO2 देता है प्लस H2O देता है और साथ में क्या बनाता है? लवण का निर्माण करता है। लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड किससे करता है? धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो देखिए संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो धातु है यानी ये तो करेगा, ये तो CO2 उत्सर्जित करेगा। मैं बात करता हूं चूना, CaO। चूना का सूत्र या बिना बुझा हुआ चूना सूत्र क्या हो जाएगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और जब अम्ल कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करता। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी चूना। चूना पत्थर की बात करें तो बेटा ये भी CaCO3 और अगर मीठा सोडा बात करें तो NaHCO3 होता है। तो ये तीनों तो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे लेकिन जो चूना है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित नहीं करेगा। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, जब पानी में थोड़ी मात्रा में किसी अम्ल को मिलाते हैं तो होने वाली परिघटना है। जब अपन अम्ल में पानी मिलाते हैं, ध्यान रखना, जब हमें पानी में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाते हैं तो कौन सी परिघटना होगी? इसमें यह भी ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जल में अम्ल मिलाना चाहिए। जल में क्या मिलाते हैं? अम्ल। ध्यान रखना अम्ल में जल नहीं मिलाते हैं। तो जल में अम्ल मिलाते हैं, अम्ल में जल नहीं मिलाते। क्यों? इसका भी ध्यान रखना क्योंकि जब अपन अम्ल में जल मिलाएंगे तो ये क्या करेगा? अत्यधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है जिससे अम्ल आस्फलित होकर पात्र से बाहर आ जाएगा, समीप बड़े व्यक्ति को नुकसान पहुंच जाएगा। तो फटाफट से अपना आंसर दीजिए। पानी में या जल में अम्ल मिलाने पर जो परिघटना होती है उसे क्या कहते हैं? क्या वो तनुकरण है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या उसे उदासीनीकरण कहते हैं? ऑप्शन सी है क्या इससे H3O+ आयन बनता है? ऑप्शन डी है क्या A और H है दोनों सही है? तो ध्यान रखना जब पानी में अपन अम्ल मिलाते हैं तो एक तो ये H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है? H+ आयन। और जो H+ आयन है वो H2O से अभिक्रिया करके किस फॉर्म में आ जाता है? H3O+, हाइड्रोनियम आयन। या तो आपको यहाँ हाइड्रोनियम आयन भी लिखा हुआ मिल सकता था। एक तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? तनुकरण है, क्योंकि अम्ल की मात्रा कम हो जाती है तो ये तनु हो जाता है। तो ऑप्शन ए व सी यानी ए व स दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी, ए व स दोनों सही है। ठीक है, देखो बेटा आगे, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है क्या कहलाते हैं? जल्दी से फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा, टाइम नहीं लगना चाहिए। फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए। क्या वो गंधीय सूचक होते हैं? क्या उन्हें लिटमस पत्र कहते हैं? या वो संश्लेषित सूचक होते हैं? या सभी प्रकार के जो पदार्थ हैं अपनी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल देते हैं? कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो केवल गंध परिवर्तन के द्वारा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों का पता लगाते हैं? क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, गंधीय सूचक। अगर आपको उदाहरण पूछे गंधीय सूचक है तो कौन कौन से हैं? प्याज, लौंग का तेल और वेनिला, ये तीनों किसके उदाहरण हो जाएंगे? गंधीय सूचक के उदाहरण है। एग्जाम में उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। आपको ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक है? तो तीनों में से कोई सा ऑप्शन में मिल जाएगा, या तीनों मिलेंगे तो उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, अम्ल तथा क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण और जल बनता है। यानी अपन कह रहे हैं अम्ल प्लस क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल।
इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उदासीनीकरण अभिक्रिया, या ऑप्शन डी है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। फटाफट से बेटा अपना आंसर कमेंट कीजिए कि अम्ल तथा क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण व जल बनता है, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या डी, कौन सा आंसर आएगा? तो कौन सा आएगा? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, किसी विलयन की जो पीएच होती है वो किसकी माप होती है? अपन पीएच की अगर परिभाषा लिखते हैं तो पीएच की परिभाषा में जो एच होता है वो किसका प्रतीक होता है, या पीएच में किसकी माप के द्वारा परिभाषित किया जाता है? क्या पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मात्रक होता है? क्या जो पीएच होता है हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता का मात्रक प्रतीक होता है, या अवयव दोनों होते हैं, या कोई नहीं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए। फटाफट से अपना आंसर दीजिए कि किसी विलयन में जो पीएच होता है वो किसकी माप होता है? हाइड्रोजन आयन की होता है H+ की, या हाइड्रोनियम आयन H3O+ की? तो आपको ध्यान था, अभी बताया था कि जो विलयन होता है उसमें जो H+ आयन है H3O+ के रूप में भी रहते हैं। तो ऑप्शन ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा? अवयव दोनों, ऑप्शन नंबर सी या सी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए बेटा, रक्त की पीएच मान कितनी होती है? हमारे रक्त का पीएच मान कितना है? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। 1 होता है, 4.4 होता है, 5.1 होता है, या 7.4 होता है? बेटा फटाफट से अपना आंसर दीजिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी 7.4। बेटा फटाफट से अपने आंसर कमेंट में दे दिया करो। देखो बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 या 22 या 23 के आसपास। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2000 अब के 22 में या 23 में ये पूछा गया था कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अभी बताया था आपको कि अम्ल के क्या क्या गुण होते हैं। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। तो अम्लों का स्वाद कैसा होगा बेटा? खट्टा। ऑप्शन नंबर ए या ए। आगे देखिए, देखो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर के विभिन्न रूप है। यानी चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न रूप है? किसके उदाहरण के अंतर्गत अपन इन तीनों को पढ़ते हैं? चूना पत्थर को, खड़िया को, संगमरमर को। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन सी है जिंक कार्बोनेट, या ऑप्शन डी है सिल्वर सल्फाइड। किसके विविध रूप है? फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा। देखो चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। खड़िया का सूत्र क्या होता है? CaCO3। और यहाँ संगमरमर का सूत्र भी क्या होगा? CaCO3। तीनों के सूत्र सेम है, यानी ये किसके विविध रूप है? Ca का मतलब कैल्शियम और CO3 का मतलब कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा आगे, जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र कौन सा है? कॉपर का ऑप्शन नंबर ए CaSO4.10H2O, ऑप्शन नंबर बी CaSO4.5H2O, ऑप्शन नंबर सी CuSO4.10H2O, या ऑप्शन डी CuSO4.5H2O। तो सबसे पहले तो देखना है आपको, ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी है या डी। फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बेटा अपना आंसर लिखिए। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या डी आएगा? फटाफट से आंसर दीजिए। क्या आंसर आएगा? देखो बेटा कॉपर का मतलब है Cu और सल्फेट का मतलब होता है SO4। तो ये तो सूत्र बन गया CuSO4। CuSO4 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में। अब बात करते हैं जलीय कॉपर, इसमें जल के कितने अणु होते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं? 5, यानी CuSO4.5H2O। नीला तोता भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जलीय कॉपर सल्फेट, क्रिस्टलन जल। यहाँ आपको जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र भी पूछा था, यहाँ आपको ये पूछ सकता है कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल जल कितना होता है? क्रिस्टलन का जल कितना है? कितना है सूत्र में? 5। तो 5 अणु, जल के कितने अणु है? 5 अणु जल के होते हैं। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिप्सम का सूत्र है, जिप्सम का सूत्र लिखिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए CaSO4.5H2O, ऑप्शन बी है CaSO4.2H2O, ऑप्शन सी है CaSO4.10H2O और ऑप्शन डी है CaSO4। यानी जिप्सम में ये तो कन्फर्म है कि सूत्र क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट कितने जल के अणु होते हैं? फटाफट से बताइए। क्या ऑप्शन ए आएगा, क्या बी आएगा, या सी आएगा, या डी आएगा? फटाफट से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से जल्दी कीजिए बेटा, फटाफट से। कौन पहले आंसर देता है फटाफट अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या ऑप्शन ए है, बी है, सी है, या ऑप्शन डी है? फटाफट से आंसर दीजिए। देखो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए बेटा, लिटमस किस रंग का रंजक होता है? जो लिटमस पत्र है वो किस रंग का रंजक है? या आपसे ये पूछा जा सकता है जो लिटमस पत्र है उदासीन अवस्था में, उदासीन अवस्था में किस रंग का होता है? किस रंग का होता है, ये भी ध्यान रखना। लिटमस पत्र उदासीन अवस्था में किस रंग का होता है, या जो लिटमस पत्र है किस रंग का रंजक होता है? ऑप्शन ए भूरे रंग का, ऑप्शन बी है काले रंग का, ऑप्शन सी है लाल रंग का, या ऑप्शन डी है बैंगनी रंग का? क्या ये भूरे रंग का होता है, या लाल रंग का होता है, काले का होता है, या बैंगनी रंग का होता है? फटाफट से बेटा अपना आंसर कमेंट में दीजिए, जल्दी कीजिए, लिमिटेड समय है आपके लिए। फटाफट से अपना आंसर दीजिए, पढ़िए और आंसर दे दीजिए बेटा। इस प्रकार से तैयारी करनी है कि लगभग क्वेश्चनों के आंसर आपको पढ़ते ही पता चल जाए, ताकि एग्जाम में ज्यादा सोचना नहीं पड़े और अपने पास समय बच जाए एक्स्ट्रा, ताकि अपन अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। तो कौन से रंग का रंजक होता है? बैंगनी रंग का। ठीक है, कहां से प्राप्त होता है? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा समूह, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधों से, लाइकेन पौधों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उदासीन अवस्था में बैंगनी रंग का होता है, अम्लीय माध्यम में कौन से रंग का हो जाता है? लाल रंग का, और क्षारकीय माध्यम में जब इसे डाला जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला। ठीक है, ये ध्यान रखना इनके रंग परिवर्तन भी। आगे देखिए बेटा, चूने के पानी में CO2 गैस, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ये चूने के पानी पर क्या प्रभाव छोड़ती है? ऑप्शन है चूने का पानी भूरे रंग का हो जाता है, ऑप्शन बी है चूने का पानी काले रंग का हो जाता है, ऑप्शन सी है चूने का पानी लाल रंग का हो जाता है, या ऑप्शन डी है चूने का पानी दुधिया या सफेद हो जाता है। तो कौन से रंग का होगा? फटाफट से अपना आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए, कौन सा आंसर आएगा? चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी किस रंग का हो जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था ये। CO2 की पहचान भी है, इसके द्वारा अपन CO2 की पहचान भी करते हैं। चूने का पानी कैसा हो जाता है? दुधिया रंग का, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, जब भी चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दुधिया रंग का हो जाता है। ये CO2 गैस की पहचान करने का एक तरीका भी है। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए क्या है? कौन सा ऑक्साइड अम्लीय या क्षारकीय, कौन से ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? वर्षा के लिए उत्तरदायी जो आपके लिए है कौन सा ऑक्साइड है? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है SO2 व O2, SO2 व O2 है, ऑप्शन नंबर बी है SO2 व NO2 है, या ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है आपका CO2 व H2O, या ऑप्शन नंबर डी SO2 व H2O? कौन से ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। देखो बेटा आपने पढ़ा होगा अम्ल वर्षा, अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस क्या दिया हुआ है? यदि वर्षा के जल का pH मान
5.6 से कम हो जाए, वर्षा के जल का पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान कितना हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी ऑक्साइड कौन से है, क्या SO2 व O2 है, या SO2 व NO2 है, क्या CO2 व H2O है। देखो SO2 अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, लेकिन O2 नहीं है तो ऑप्शन में नहीं आएगा। SO2 अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल है। NO2 बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, लेकिन HO2 नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार SO2 है, लेकिन HO2 या H2O अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, या अगर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, आपके थ्योरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो बेटा आगे, नेटल के पौधे को छूने पर, नेटल के पौधे को छूने पर इसका इलाज किस पौधे की पत्तियों को रगड़कर किया जाता है। जब अपन नेटल के पादप को छूते हैं तो इसका इलाज किस पौधे की पत्तियों को रगड़कर करते हैं। ध्यान रखना, नेटल एक प्रकार का अम्लीय पौधा होता है, नेटल एक प्रकार का अम्लीय पौधा होता है जो कहाँ पाया जाता है, जंगल में, एक जंगली पौधा है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जब कभी अपन जंगल में जाते हैं और अगर नेटल का पादप से हमारा शरीर छू जाता है तो ये क्या स्रावित करता है, अम्ल स्रावित करता है। और इस अम्ल के कारण, कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, कौन सा, मेथेनोइक अम्ल स्रावित करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में दर्द व जलन होती है। अब प्रकृति इसके इलाज के लिए क्या करता है, इसी के समीप एक क्षारीय प्रवृत्ति का पौधा पाया जाता है जिसकी पत्तियों को रगड़कर इसका इलाज किया जाता है। तो वो क्षारकीय पौधा कौन सा है, ऑप्शन ए ऑक, ऑप्शन बी डॉक, ऑप्शन सी गुलाब और ऑप्शन डी है गुड़हल। इनमें से कौन सा जो पौधा है जिसकी पत्तियों को रगड़कर नेटल पौधे का जो प्रभाव है, अम्लीय प्रभाव, उससे बचा जा सकता है या उसका इलाज किया जा सकता है। फटाफट से बेटा अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या ऑप्शन ए आएगा, या ऑप्शन बी आएगा, या ऑप्शन सी आएगा, या फिर ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। फटाफट से अपना आंसर दीजिए, कौन सा आएगा, नेटल के पौधे के इलाज के लिए डॉग पौधे की पत्तियां, ठीक है। कौन सी प्रकृति होती है इसकी, अगर आपको पूछे डॉग पौधे की प्रकृति कैसी है तो क्षारकीय, क्षारकीय प्रकृति का ये पौधा होता है जिसका इलाज कि अम्ल से सुरक्षा के लिए किया जाता है, या जंगल में नेटल के पौधे के इलाज के रूप में इसको उपयोग में लाया जाता है। तो बेटा ये थे आपके सेकंड चैप्टर के जो कुछ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के लिए पार्ट नंबर 1। देखो पार्ट 1 में अपन 20 क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं। अपन ने अभी पार्ट 1 किया है, इसका 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के किए हैं, ठीक है। मैं आपके लिए इसी चैप्टर का पार्ट 2 और लेके आऊंगा जिसमें अपन मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर 40 क्वेश्चंस का अपन ने अध्ययन कर लिया तो पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और इनसे बाहर एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेटा पूरे 1 to 20 जो क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करवाए हैं उनको बारीकी से देखें और अध्ययन करें, और पूरे चैप्टर को आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर इसके वीडियोस देखें, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके बाकी के 20 जो क्वेश्चंस लेके आएंगे वो आपके एकदम करेक्ट और सही तरीके से हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।